अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर मैं बात करूंगा उसमें एक तो बुशरा बीबी की रिहाई, 9 मई से रिलेटेड 12 मुकदमात उसमें उनकी रिहाई हुई और ये तो आपको पता है, लेकिन रिहाई देने वाले जो जज साहब हैं वो कौन हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा इशू कारसाज ट्रैफिक हादसा कराची में, जिसमें आपको पता है कि एक अमीर घराने की खातून ने एक वालिद और उसकी बेटी को कुचल डाला और बाकी को मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हुए। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। क्या मसला क्या चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। और जो एक तीसरा इशू है, एक पाकिस्तानी जिसकी फ़ेक न्यूज़ ने यूके में फसादात खड़े किए, वो गिरफ़्तार कैसे हुआ। यानी कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोगों के लिए भी है, कहीं आप भी कल गिरफ़्तार ना हो जाए। तो हम ये तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि बात का आगाज़ मैं किधर से करूं। कारसाज हादसा से कर लें। चलें, कारसाज हादसा से कर लेते हैं। आपके नॉलेज में होगा कि कल एक खातून थी नताशा दानिश इकबाल, वो एक लैंड क्रूज़र पर जा रही थी और उसने टक्कर लगाई। आगे एक बुज़ुर्ग आदमी जो कि पापड़ बेचता था, वो मोटरसाइकिल पे अपनी बेटी को उसके ऑफ़िस से लेने गया हुआ था। वो ऑफ़िस में थी या कहीं यूनिवर्सिटी में थी, क्योंकि वो जॉब भी कर रही थी और उसके साथ साथ वो एमबीए भी कर रही थी। तो वो उसको वापस लेकर आ रहा था, तो ये ख़ातून ने टक्कर मारी और वो बेचारे दोनों वो मौका पर जाम हक हो गए। फिर उधर नहीं रुकी, आगे और जो मोटरसाइकिल है उनको भी टक्कर मारी। उसमें वो बच गए लेकिन ज़ख्मी हुए। अब यह है कि वो कल से कोई उसकी सोशल मीडिया पर ख़ातून की वीडियो वायरल थी और वो इस तरह के देख रही है कि लोग कह रहे हैं कि ये ड्रंक है, इसको क्या मसला है। अब अभी तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो रही। उनके जो वकील हैं वो इस बात पे मुसर हैं कि उनको ज़मानत दी जाए। अमीर लोग जो हैं उनके वकील भी अमीर होते हैं, यानी कि या ये है कि अमीर लोगों के वकील भी अलहदा होते हैं, अपने होते हैं। तो लेकिन इस टाइम जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो एक पूरा अंडर ट्रायल है। अब ये है कि वो ख़ातून है कौन और क्यों गिरफ़्तारी नहीं हो रही, क्या वजूहात पेश की जा रही हैं। तो ख़ातून जो है वो एक बिज़नेस फैमिली से है। गुल अहमद फैमिली को आप जानते हैं, उनके ही एक फैमिली से कोई एक सेठ इकबाल हैं, गालबन ये उनकी बहू है। अब ये है कि उनकी बहू होना कोई बुरी बात नहीं है। ये इनका भी एक वो आईपीपी वाले भी हैं और भी इनके कई बिज़नेस हैं, एनर्जी सेक्टर में भी हैं। बाकी में गुल अहमद वाले जो हैं ये आप समझें जैसे दो भाई थे और गुल अहमद वाले अब अलग हैं और ये एनर्जी साइड पे निकल गए, इनके दूसरे बिजनेसेस हैं। अब ओवरऑल अच्छी फैमिली तस्वर की जाती है, लेकिन यह है कि जो वाक़या हुआ है, जो जब बदनामी होती है और फिर ये देखना है कि हम एक अमीर आदमी के साथ उसके साथ ज़्यादा हमारी हमदर्दी है। ये जो गरीब मारे गए हैं उनकी स्टोरी का हमें नहीं पता। अमीर आदमी, उनकी तो दुकानें भी हमें नज़र आती हैं, कोई बंदा वैसे हरात करता नज़र आ जाता है, हम कहते हैं बहुत अच्छे लोग हैं। वो जो लोग हैं जो कि सुबह से शाम अपनी बड़ी मुश्किल से करते हैं और वो इसी तरह मारे जाते हैं बेचारे, जैसे कि कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, उनके बारे में हमें कोई हमारा दिल नहीं पसीता और हमारा जो एक जस्टिस सिस्टम है उसको भी कोई परवाह नहीं होती। अब यह है कि पहले तो ये बात आई थी कि वो खातून जो शायद ड्रंक थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो ड्रंक नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि मेरी जो क्लाइंट हैं उनको कुछ बात याद नहीं, उन्हें कोई मेमोरी के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन्हें बातें याद नहीं रहती कि ये वाक़या किस तरह हुआ था। तीसरा उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि उन्हें कोई जो है ना नफसियाती इशू हैं और वो कोई 5 साल से दवाई खा रहे हैं। और जो हमें उन लिहाजा इस बुनियाद पे हमें ज़मानत दी जाए। एक तो ये जो नफसियाती मसाइल हैं, आपको पता है कि हर दफ़ा पैदा हो जाते हैं। जो नूर मुकद्दम के केस में वो जो लड़का इन्वॉल्व था, उनकी फैमिली ने भी या उनके वकील ने भी, ऑब्वियसली वो भी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उन्होंने जिस तरीके से उसको छुड़ाने की कोशिश की वो यही थी जी कि इस लड़के के कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। एक जो एक एंकर की खातून थी, जो वाइफ थी, एक्स वाइफ, उनका उन्होंने जो गाड़ी वो जो मोटरवे पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश की, वो या वो बड़ा मुश्किल से बचा, उसके बारे में भी ये बातें आई जी कि वो उनके को नफसियाती मसाइल हैं और वो ख़ुद ही गाड़ी लेके निकल जाती हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप लोगों के इतने नफसियाती मसाइल हैं तो आप इन लोगों को गाड़ी क्यों देते हैं, और ये आपके ही क्यों मसाइल पैदा होते हैं। जो एक गरीब आदमी है, यानी कि उसको ज़्यादा नफसियाती मसाइल पैदा होने चाहिए। जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, गुर्बत है, लोग कार एक दूसरे को खाण पीते हैं, और जितने उनके इश्यूज़ हैं वो तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के काबिल भी नहीं होते बेचारे, उनको तो यानी कि साइकेट्रिस्ट का नाम नहीं आता। और ये जो बड़े लोग हैं, इनका जब कोई मसला बन जाता है वो कहते हैं जी हमारे कोई नफसियाती मसाइल हैं, तो लिहाजा हमें इस बुनियाद पर हमें
कोई रिलीफ दिया जाए, और यही कोशिश वो कर रहे हैं। और साथ ये कह रहे हैं जी कि उनका जो लाइसेंस है वो यूके का बना हुआ है, यूके वाले जो है उन्होंने लाइसेंस देते हुए इनका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई साइकेट्रिक चेक इनका नहीं किया था। या अगर आपको पता है, आपको ये पता है कि वो 5 साल से उनके कोई नफसियाती मसाइल हैं, तो फिर आप जो है आपने उनको गाड़ी क्यों दी? उनको ड्राइवर देते जो कि उनके साथ जाता। अगर आपने दिया और जो मेरे अहले इस तरह की बातें करते हैं उनको भी अंदर करना चाहिए। अब ये है जी कि वो उनको ज़मानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक उनकी ना ज़मानत हो रही है और उन्हें हॉस्पिटलाइज़ कर लिया गया है जी, कि कोई अचानक नफसियाती मसला हो गया है। तो ये बड़ा अलमी है अनफॉर्चुनेटली। और इस तरह के लोग जब अगर जेल में भी चले जाते हैं ना, तो उधर भी इनकी जो एक वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। मुझे कल कोई दोस्त एक बता रहा था जो कि अडयाला जेल पे कोई रिपोर्टिंग करते हैं, बल्कि मुझे याद है, मैं वो असद मलिक का व्लॉग सुन रहा था। डॉन के रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो वो अडयाला जेल उनका आना जाना रहता है इमरान खान के केस में। तो वो कहते हैं जी कि उधर वो बात हो रही थी उस जेलर की, कि जो आजकल ज़ेर तफ्तीश है, वो कह रहे थे जी कि बड़ा उनकी जो शोहरत है, यानी कि मैं आम तौर पे लोगों के बारे में बात करते हुए ज़रा एक सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह है कि पैसों के मामलात में उनकी कोई अच्छी शोहरत नहीं। और उन्होंने कहा जी कि उधर जो कमरे हैं वो भी नीलामी होती है जेल में, यानी कि ऐसा होता है जी कि कई लोग हैं, बी क्लास जो है वो बेहतर समझी जाती है, जो पैसे देता है उसको बी क्लास में डाल देते हैं। बाकी जो तंग करता है वो अगर बी क्लास में हो, उसको हो सकता है किसी नशे के साथ उसको फिट कर दें। तो हर जगह पे आपको पैसा चलता नज़र आता है, और ये बड़ा अलमी है इस मुल्क का कि पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया। और उसमें अब यही देख लें, यानी कि ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम का हिस्सा होता है, प्रोसिक्यूशन भी जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, पुलिस भी जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, ये जो जेलें हैं ये भी जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, सिर्फ अदालतें नहीं होती। और अभी ये देख लें, यानी कि अभी ये मामला तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ही पड़ा हुआ है ना, कि इनको करें, और वो जो है वकील जो है वो कह रहे हैं जी कि नहीं, मेरी जो क्लाइंट है जी सर, देखें वो उनका कितना बड़ा मसला है। तो एक तरफ पूरा पाकिस्तान इस पे एक कंडेम कर रहा है, वो जो मरने वाले हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहा है। दूसरी तरफ अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है, और दूसरी तरफ लोग हैं, तो जो पैसा है वो इस टाइम जो है ना वो जीतता नज़र आ रहा होता है। इस तरह के मामलात में अक्सर होता है अनफॉर्चुनेटली ये। लेकिन इन लोगों को आइडिया नहीं है, ये जो हमारी एक एलीट क्लास है, इनको इनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग होना चाहिए कि अपनी सोसाइटी के हवाले से, कि हम इधर कितने एक प्रिविलेज क्लास हैं। ये हर टाइम हमें ये जताते रहते हैं जी, मैं जी मुझे यानी कि जी मैं तो इस मुल्क तो जा रहे हैं, ठीक है। इनको ये नहीं बताते कि ये मुल्क उनको क्या क्या देता है, जो इनको सहूलतें जो बाहर नहीं मिलती, जो इधर मिलती हैं। ये भी इवन जो अभी ये वाक़या हुआ है इस तरह का, अगर आप कोई किसी यूके में या किसी और लॉ अबाइडिंग कंट्री में होते तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चाहे जितना बड़ा वकील हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो रूटीन में, यानी कि उन्होंने अंदर कर देना था। यानी कि ये बातें बाद में उन्होंने सोचनी थी कि वो साइकेट्री उसके कोई नफसियाती को मसाइल हैं या नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम आगे दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो एक बंदा गिरफ़्तार हुआ है और उसका नाम है फ़रहान आसिफ जो है वो लाहौर से गिरफ़्तार हुआ है, और उस पर इल्ज़ाम यह है कि उसने फ़ेक न्यूज़ फैलाई। किधर फैलाई? बरतानिया में। अब देखें कि जो ग्लोबलाइजेशन हुई है उसका इम्पेक्ट देखें। एक बंदा जो कि लाहौर में रहता है और फेक न्यूज़ किधर फैला रहा है, यानी कि वो लाहौर में बैठा हुआ है और उसने इधर कोई चीज़ लिखी है और बरतानिया में आग लगी हुई है। और ये मामला वही था कि जो पिछले दिनों कोई 29 जुलाई को उधर को 3 लड़कियां जो है उनको आके कोई काला था लड़का, वो मार गया और कत्ल किया, और बाद में भी फैल गई। एक तो उधर जो है जो पनागज़ीन है उनके ख़िलाफ़ बड़ी एक कैंपेन चल रही होती है, बड़ी नफ़रत भी पाई जाती है, तो उनको एक इशू मिल गया। उन्होंने कहा जी ये पनागज़ीनों की वजह से हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि है भी मुसलमान। बाद में पता चला कि वो पनागज़ी नहीं था रवांडा का, लेकिन यह है कि उसकी फैमिली इधर ही थी, वो इधर का बरतानिया का उधर ही पैदा हुआ था और मुसलमान भी नहीं था। लेकिन इन्होंने को ख़बर चला दी ऐसी कि कोई नाम भी ऐसा बताया, को अली शक्ति के को मुसलमान है, और उससे जो है एक तो पनागज़ीन के ख़िलाफ़ नफ़रत, दूसरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत वो और ज़्यादा बढ़ गई। फिर जो जिस जिस जगह पे असाइलम सीकर के होटल में उनको ठहराया हुआ था, उधर जाके लोगों ने अटैक करने शुरू कर दिए बहुत ज़्यादा। अभी तक उधर को 1100 बंदा गिरफ़्तार हो गया, और अभी मज़ीद हो रहे हैं, और जो हो गए उनके ट्रायल जो हैं बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। ज़रा देख लें इधर 9 मई के लोगों का क्या हाल हुआ है, अभी हम उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो वो वाला जो बंदा है वो इधर से गिरफ़्तार हुआ है, उसके बारे में मेरे पास काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आज वो करना नहीं चाह रहा, मैं आपको कल बताऊँगा।
लेकिन जो आज मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बंदा पकड़ा कैसे गया। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपकी इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए कि आपके लिए भी कल को मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो बंदा पकड़ा ऐसे गया है कि लाहौर पुलिस का अपना फेस ट्रेस सिस्टम है, यानी कि उसमें ये है कि जैसे मैं कोई उधर गया हूँ, कोई उधर के कोई जो सेफ सिटी कैमरा है उधर को मेरी तस्वीर आ गई, वो उनके जो एक पूरा एक पिक्चर बैंक है उसमें वो शामिल होगी। इसी तरह मैंने कोई लाइसेंस बनवाया तो वो तस्वीर उधर आ गई, तो या मैंने कोई मेरे पे एफआईआर हुई तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे बुलाया तो उसकी तस्वीर मेरी ले ली। तो ये बंदा जो है ये भी उनके उस पूल में मौजूद था, इसकी तस्वीर ऑलरेडी थी। इसकी तस्वीर जब एक यूके के टीवी चैनल पर चली और इन्होंने उसकी तस्वीर ली और फिर इन्होंने अपने सिस्टम में डाली, और उस दौरान इन्होंने को 8-9 बंदे जो उससे मिलते जुलते थे वो निकाले, फिर बाकियों को वो कैंसिल करते गए। इस बंदे पे आके ना वो ज़ीरो इन करके कि ये वाला बंदा है भाई, है चीता जिन्हें ढाके जाके बम चलाए ने, जिसने इस टाइम बरतानिया में आग लगाई हुई है। वैसे बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमारी कोई अच्छी खबर नहीं आती, बजाय इसके कि हम कोई अचीवमेंट हो हमारी बड़ी खबरें यही आती हैं। यानी कि पहले को उधर जाके हम धमाके करते थे। एक बंदा हमारा उधर अमेरिका पकड़ा गया है कि जो ईरानियों के कहने पे उधर जाके बंदे मारने के लिए मौजूद था, बैठा हुआ था। और दूसरा ये जो जवान है ये इधर पाकिस्तान में बैठ के और गेमें डाल रहा है। और इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये किस तरह ऑपरेट करता था, ये कितने को पैसे बनाता था, ये बातें जो है नहीं कि ये हम अभी नहीं कर रहे। लेकिन जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बंदा, इसने उधर फेस ट्रेसिंग सिस्टम में ये बंदा पकड़ा गया। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जब कोई पुलिस किसी बंदे को ट्रेस करने पे आ जाती है, मैं इस बंदे के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ दिनों से बड़ा मुतजस्सिस था। मैं कई लोगों को पूछ चुका था कि इसको कैसे तलाश किया जाए, लेकिन मेरे पास तो वो रिसोर्सेज नहीं थे पुलिस वाले। बाद में मुझे पता चला है, पहले उसको पुलिस ने पकड़ा, अभी उसको एफआईए के हवाले किया। ज़्यादा ये बात चल रही है कि एफआईए ने गिरफ्तार किया, और उसकी वजह यह है कि पहले पुलिस ने पकड़ा, फिर उस सोचते रहे कि यार हूँ असी नू किहड़े ला दे तहत अंदर रखिए, ये साइबर क्राइम है, और ये साइबर क्राइम जो है ये तो एफआईए के रिलेटेड है, तो एफआईए वाले इसको निपटेंगे। तो लिहाजा वो बंदा उन्होंने पकड़ के उसकी गिरफ्तार उधर हवाले कर दिया। और बड़ी एक अजीब सी बात है, यानी कि ये फ़ेक न्यूज़ जो है इसका कितना ज़्यादा इम्पेक्ट आ गया। बल्कि आज मैं कोई ख़बर पढ़ रहा था ब्राज़ील के हवाले से कि ब्राज़ील में उधर उन्होंने ट्विटर का दफ्तर बंद कर दिया है कि उधर जो एक जो एक साबिक ब्राज़ीली सदर है वो काफ़ी पॉपुलिस्ट किस्म का है, और काफ़ी अफवाहें झूठ वगैरह इस पर उनकी सियासत चलती है। तो उसके जो हमायती लोग थे उनमें से काफ़ी लोगों ने कोई इस तरह की फ़ेक न्यूज़ चलाते थे। तो एक जज है उधर सुप्रीम कोर्ट का जिसकी ड्यूटी ये है कि फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक्शन, तो उसने इनको ट्विटर वालों को कहा कि फ़लाँ फ़लाँ अकाउंट जो है इनको सस्पेंड करें। उसने नहीं किया, और उसने कहा जी कि ये उसने कोई एक वारंट भी जारी कर दिया कि जो इनका इधर नुमाइंदा है इसको गिरफ़्तार कर लें। तो जब इनको ये पता चला तो एलन मस्क जो है इसने वो दफ्तर बंद कर दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट नहीं सस्पेंड करूँगा। ये अब ये एक खुद बहुत बड़ी थ्रेट बन रहा है। एलन मस्क जब से आया ना उस टाइम ट्विटर पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है। आगे हम तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है बुशरा बीबी के बारे में। बुशरा बीबी के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि 9 मई के मुतल्लिक़ केसेस को 12 केसेस थे और उसमें उनको ज़मानत मिल गई है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये है कि उनको ज़मानत देने वाले जो जज साहब हैं ये कौन है और इनकी क्या बैकग्राउंड है। तो जो जज साहब हैं उनका नाम है एजाज़ आसिफ मलिक साहब। एजाज़ आसिफ मलिक साहब जो हैं, अगर आपको याद हो कि उन्होंने कुछ महीने पहले इमरान खान और दीगर कई लोगों को यही 9 मई के केसेस में उन्होंने ज़मानत दे दी थी। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि जो पिंडी का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है या जो उनका डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है उसने एक रेफरेंस बनाकर भेजा एजाज़ आसिफ साहब जो है इनके ख़िलाफ़ लाहौर के चीफ जस्टिस को, और उसने कहा जी कि ये उधर जाके तो इमरान खान को मिलते हैं जेल में और उनको कहते हैं कि इमरान खान तेनों फ़िक्र करने की लोड़ नहीं, मैं आ गया वहाँ। और मज़ीद ये कि इन्होंने जो उधर जेल का स्टाफ है उनको भी बहुत ज़्यादा डांटते हैं। किसी को कहते हैं कि तूने मेरी तरफ घूरा क्यों है, तूने ऐसा क्यों किया है, तू इसकी पेटी उतार दो, इसका फ़लाँ कर दो, और ये जूते आप बाहर उतार के तो मेरी जेल कोर्ट में हैं। वो बेसिकली जब इमरान खान उधर अडयाला जेल में थे तब की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इनको वापस किया जाए, ये बंदा बहुत बायस है। उस टाइम जो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो थे शहजाद गाबा साहब।
तो वो जो है यानी कि वो ऑलरेडी उनको भी इस चीज़ पे अफसोस था कि उनको चीफ जस्टिस आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया गया और आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इन पे कोई एक्शन नहीं होगा, ये बंदा उधर ही रहेगा। तो एजाज़ आसिफ साहब जो हैं इधर ही हैं। लेकिन ये है कि उनके बारे में ये तो एक राय है ये जो दी है, बल्कि मुझे ये वैसे ही ना झूठी लगती है। जिस अंदाज में कहते हैं ना जी कि वो आंदे ने जी कि इमरान खान क्या होवे कि तू और तेन फिक्र करने की लोड़ नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा इस तरह की बात हुई होगी। और दूसरा ये जी कि भाई उनको जेल वालों को कहते होंगे कि आप जूते बाहर उतार के आएँ। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि ये बात होगी। मुझे लगता है कि ये एक सरासर इल्ज़ाम है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं कोई दूसरी साइड को सुना नहीं हुआ जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मुझे देखने में कॉमन सेंस में नहीं मानता। लेकिन ये उन पर इल्ज़ाम उस टाइम इन जज साहब पर लगा। लेकिन जो जज साहब को कई लोग जानते हैं वो जज साहब की बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। वो कहते हैं कि कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई करने वाले हैं नहीं। और बल्कि उनका ये ख्याल था जी कि इमरान खान को जो ज़मानत मिली वो इस बुनियाद पे मिल गई कि वो एक होता है जी कि कॉन्सिक्वेंस में मिल गई। कॉन्सिक्वेंस ये है कि आगे अगर लाहौर हाई कोर्ट कोई इसी तरह के केस में लोगों को ज़मानत दे चुकी हो, तो वो जब वकील वो वाला रेफरेंस देकर तो अगर लोअर कोर्ट के पास आता है तो लोअर कोर्ट जो है वो भी उनको छोड़ देती है। वो कहती है जी कि आगे हाई कोर्ट ने तो किया है और इस लॉ को या फ़लाँ नज़ीर को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो मैं अगर करूँगा अभी तो ये फिर उधर जाके हाई कोर्ट में चैलेंज होना है, तो वो भी उनको एक रिलीफ दे देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई मेरिट पर भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है कोई और मामला हो। तो खैर ये जज साहब जो हैं वो जो इमरान खान का केस सुन रहे थे और उन पर उनके खिलाफ रेफरेंस हुआ था, वो गए नहीं हैं, वो इधर ही हैं। और अभी बुशरा बीबी को भी उन्हीं से रिलीफ मिला है। तो जनाब ये है जज साहब की स्टोरी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।